हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं कक्षा 9 के विषय गणित का पहला पाठ संख्या पद्धति से रिलेटेड पहला एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड पहला एक्सरसाइज है। तो आज का इसमें का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो इस प्रश्न में सबसे पहले ही लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हाँ, शून्य को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक शून्य ये है, अगर शून्य को हम शून्य बटा एक लिखते हैं तो क्या एक जो इसका क्यू है, जो हर है, क्या शून्य के इक्वल है? तो कहेंगे कि नहीं। और क्या शून्य और एक पी बाई क्यू के रूप में है? तो कहेंगे कि हाँ, ये तो पी बाई क्यू के रूप में है। जहाँ पे इसका जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया, ये परिमेय हो गया और इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप सभी को एकदम क्लियर से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। प्रश्न कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी जो पहली विधि है, आप पहली विधि में इसको बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहली विधि में आप क्या कर सकते हैं, तो 3 और 4 के बीच में कहा है तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। 3 के बाद अगर आप बढ़ेंगे तो 3.1 आपको मिलेगा। उसके बाद 3.2 आपको 2 मिलेगा। इसके बाद अगर आगे तक जाएंगे तो 3.3 भी मिलेगा। उसके बाद 3.4, 3.5 और 3.6 मिल जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये पहली परिमेय संख्या होगी 3 और 4 के बीच में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं। इस प्रकार से आप 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ज्ञात कर चुके हैं। दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि भी आप देख लीजिए। दूसरी विधि, ये दूसरी विधि इससे भी आसान है। आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। आपको पता है कि इसके नीचे भी हर एक होता है। सभी संख्याओं का हर कितना होता है? तो 1 होता है, सबको पता है। यहाँ पर भी इसका हर 1 है। अब क्या करना है, तो इसके अंश में 10 से गुणा करना है, इसके अंश में हर में भी 10 से गुणा करना है। इधर भी वही काम करना है, अंश में 10 से गुणा और इसके हर में भी 10 से गुणा। तो ये टोटल फुल और फाइनल कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 10 जब 3 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा 1 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? तो आप देख रहे हैं कि जब 4 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और जब 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका जो अंश 30 दिख रहा है, इसमें 1 जोड़ दो तो 31, और जो हर जैसा है उसको वैसे उतार दो। 31 बटा 10 ये पहली परिमेय संख्या हो जाएगी इसके बीच में। दूसरी, अब 31 के बाद आता है 32, तो दूसरी हो जाएगी 32 बटा 10। तीसरी, तो 32 के बाद आता है 33, 33 बटा 10 हो जाएगा। चौथी क्या होगा? तो 33 के बाद सबको पता है 34 आता है, तो 34 बटा 10। उसके बाद 34 के बाद आता है 35, तो 35 बटा 10। इसके बाद 36 बटा 10, 37 बटा 10। चूँकि आपसे केवल 6 परिमेय संख्या पूछा है तो पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं है और छठवीं है। 6 हो जाएगा। अगर इसको आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर ऊपर नीचे किसी संख्या से कट रहा है तो आप कटा सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी दूसरी विधि तो ये थी। इसके लिए एक और विधि है, तो उसके लिए मैं उसका नाम तीसरी विधि रख देता हूँ। आप चाहे तो किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तीसरी विधि क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए तीसरी विधि क्या है, तो पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले देखिए यह इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 3 और 4 को जोड़ दिया, उसके पहले 1/2 लगा दो। तो ठीक ये 3 और 4 के बीच की संख्या निकलेगी। तो क्या 3 और 4 के बीच में तो होगा, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 1/2 लिख दो। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। इस प्रकार 7/2 जो होगी पहली
परिमेय संख्या होगा जो 3 और 4 के बीच में पड़ेगी। अब चलिए इस 7/2 को आप क्या करेंगे, तो 3 में जोड़ दो एक बार, 3 में 7/4 जोड़ दो और फिर 1/2 से गुणा किया था तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए 1/2 और 3 चौका 12, 12 7 कितना होता है 12 धन 7/4। इस प्रकार सॉरी ये 7/2 है ना, 7/2 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, 1/2 है, 6 7 13 बटा में 2। तो इस प्रकार से 13 का में 13, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में 2 दूना का 4। ये दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी 3 और 4 के बीच में। अब तीसरी ज्ञात करने के लिए इसी 7/2 को एक बार, इसमें तो पहले 3 में जोड़े हैं, एक बार 4 में जोड़ देते हैं। 4 में 7/2 को जोड़ देंगे और 1/2 पहले लगा देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 1/2, 4 दूना का है 8, 8 प्लस 7/2 तो ये होगा 1/2 गुणे 8 7 सबको पता है 15 होता है बटा 2। तो अंश का अंश में गुणा 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही होगा, 2 दूना का 4। इस प्रकार ये तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो जो 13/4 आया है फिर एक बार 3 में जोड़ेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे तो चौथी निकल जाएगी। इसी 13/4 को एक बार 4 में जोड़ देंगे तो वो 5वीं निकल जाएगी। फिर 15/4 है, इसको फिर 3 में जोड़ते जाएंगे, 4 में जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार आप ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि तीनों विधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक दूसरा ही प्रश्न है, वही कंसेप्ट लगाएंगे। चलिए हम इसको दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि क्या थी, तो 3/5 को यहाँ पे लिखना है और 4/5 को यहाँ पे लिखना है। अब इसके अंश में भी 10 से गुणा करना है और इसके हर में भी 10 से गुणा करना है। यहाँ पर भी वही काम करना है, अंश में भी 10 से गुणा करना है और इसके हर में भी 10 से गुणा करना है। तो जब इसके अंश में 10 से गुणा कर देंगे तो 3 दहा में 30 बटा 5 दहा में 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर देख रहे हैं 4 और 10 से गुणा करेंगे तो 4 दहा में 40 और नीचे तो 5 दहा 50 होगा ही। इसके बाद अब देखो 30 के बाद मैं बताया था कि इसके बाद बढ़ते जाना है। 31/50 हर ज्यों का त्यों उतार देना है, अंश में 1 की बढ़ोतरी करना है। 31/50 हो गया। दूसरी हो जाएगी 32/50, तीसरी 33/50। देखो हर जैसे है वैसे उतार रहे हैं, ऊपर 1 बढ़ा रहे हैं। 34/50, 35/50, 36/50 इस प्रकार निकाल लेंगे। देखो आपको केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी बता सकते हैं आप लोग। 5 परिमेय संख्याएं किसके किसके बीच में, तो 3/5 और 4/5 के बीच में। यहाँ पे निकाले 5 परिमेय संख्याएं लिख लो। पहले हम निकाले हैं 31/50, दूसरी निकाले हैं 32/50, तीसरी निकाले हैं 33/50, चौथी निकाले हैं 34/50 और पाँचवीं निकाले हैं 35/50। मैं इसके पहले भी दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि अगर ये इसमें से कोई सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको लिख सकते हैं। देखिए क्या 31/50 कट सकता है किसी संख्या से, नहीं कर सकता है, तो इसको वैसे ही लिख देना। दूसरा 32/50 ये तो कट सकता है, 2 से ऊपर कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा। तो 2 से 32 कटेगा 16 बार में और 50 25 बार में कटेगा। 25 दूना का 50 और 16 दूना का 32। क्या 33/50 कटेगा, कहेंगे कि नहीं कटेगा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 34/50 तो कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 34 17 बार में 2 से कट जाएगा और 50 25 बार में कट जाएगा। 35/50 कटेगा, तो हाँ ये भी कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 7 35, 5 दहा में 50। इस प्रकार कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ये हो सकती हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं आज के प्रश्न संख्या 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना है जो दिया गया है, उसके बाद ये क्या है कथन जो दिया गया क्या सत्य है क्या असत्य है, और सत्य है तो क्या सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, इसको रीजन देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो दिया है
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, अगर आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरी इससे रिलेटेड एक वीडियो बन चुका है, उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में बताऊँ कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और पूर्ण संख्या है तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, 1 से लेकर अनंत तक क्या पूर्ण संख्याओं में आ रहा है? तो कहेंगे कि हाँ, तो आ रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। इस प्रकार ये जो कथन है ये क्या है? सत्य है। इस कथन को आप सत्य कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्ण अंक का मतलब होता है कि दशमलव के रूप में न हो या p/q के रूप में न हो। अगर मैं बात करूं -3 की, तो -3 देख रहे हैं कि ये तो पूर्णांक है ना। और कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? क्या -3 पूर्ण संख्या है? मैं पूर्ण संख्या का परिभाषा बताऊं कि 0 से लेकर 1, 2, 3 अनंत तक। क्या इसमें कहीं माइनस संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। और ये -3 तो पूर्णांक है, और यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक तो पूर्ण संख्या होती है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं -3 तो पूर्णांक तो है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये स्टेटमेंट असत्य है। चलिए अगला और लास्ट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? असत्य है। सपोज डेट मान लीजिए कि 1/7 एक परिमेय संख्या है। 1/7 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि आप पूर्ण संख्या का मतलब जानते हो कि वो 0 से लेकर अनंत तक होता है, और अनंत तक इसमें p/q के रूप में नहीं होता है। ये परिमेय संख्या तो p/q के रूप में हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? असत्य है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको एक एक प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी छात्र को इसमें कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर।